Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर. आज हम जानने वाले हैं कि बजट क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एंड व्हाट आर द फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ बजट. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया है जब मैं आपको चैप्टर वो भी बता रही थी कि बजट क्या होता है. हमारा चैप्टर नंबर 5 है ये. तो ये सारी चीज़ों को फिर से गो थ्रू करेंगे कि क्या बजट है और डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ई-नोट्स एंड ई-बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमको पता है कि बजट ज़रूरी होता है, बिना बजट के कुछ नहीं होता. तो बजट क्या होता है कि मैंने बजट बनाया है, इट्स एन एस्टिमेशन, है ना. ये कोई एक्चुअल हमारे पास परफॉर्मेंस नहीं आई है. बजट क्या होता है कि ठीक है, अगर मतलब मेरे को कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो मैंने बोला 10,000 मेरा बजट है, तो 10,000 मैंने खर्च किए, लेकिन मेरे पास बिल आया वो 15,000 का आया. तो रियलिटी तो मेरे पास कितने की आई, 15,000 की, लेकिन मेरा बजट कितना था, 10,000 का. मतलब 5,000 मेरी जेब से और गए हैं, मतलब मेरा बजट बिगड़ गया. तो बजट क्या होता है एक तरीके से स्टूडेंट्स, ये हमारे एस्टिमेट्स होते हैं, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होती. बजट का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप अज्यूम करके बना रहे हो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली मेरा इतना खर्चा बैठेगा. सो बजट आपका जो हर साल आता है वो एक तरीके से हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं कि आने वाले साल में इतना पैसा हमारा खर्च होगा, यहाँ से हमारे पास पैसा आएगा. तो ये हमने एस्टिमेट्स लगाए हैं, लेकिन इसके एक्चुअल रिजल्ट्स अलग आते हैं. सो एक्चुअल परफॉर्मेंस अलग होता है, बजट का जो हमने एस्टिमेट किया है वो टोटली बिल्कुल अलग होता है. राइट, तो जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि बजट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट्स को अच्छे से गो थ्रू करेंगे. फाइन, लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास आता है व्हाट इज अ बजट. तो आई थिंक अभी मैंने आपको बताया दैट बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंसेस. अब उस फाइनेंस में हमारे पास सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस दोनों आता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम. सो दैट इज व्हाट अ बजट इज. So both the government and the private sector are crucial in a mixed economy like India. The government requires infrastructural, economic and welfare activities for maximizing the welfare of the country. There is a need for a vast amount of money to finance these activities. And the government also generates revenue from various sources like taxes, for which planning and the government policies are necessary. A budget is prepared to manage these receipts and payment. A budget is detailed program and policies for a given fiscal year. तो हमें फिजिकल ईयर मीन्स जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, अकाउंटेंसी में भी हैव अ फाइनेंशियल ईयर, है ना. 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक हमारा पूरा फिजिकल ईयर चलता है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बजट की, बजट एक एस्टिमेट है, हम बता रहे हैं कि इतना हमारा पैसा लग सकता है, इतने हमारे फाइनेंशियल चीज़ें हैं. लेकिन आपको ये भी समझना है कि अगर गवर्नमेंट के खर्चे भी होते हैं, अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स भी हैं, तो हमारे रेवेन्यूज़ भी तो हैं. ऐसा नहीं है कि बजट का मतलब ये कि हम सिर्फ खर्चा ही खर्चा देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है. अगर गवर्नमेंट कोई रोड बनवा रही है, कोई फ्लाईओवर बनवा रही है, तो उसका पैसा जा रहा है, लेकिन अगर टैक्सेस अगर वो कलेक्ट करे तो पैसा आ भी तो रहा है. सो दैट इज वाई बजट में दोनों चीज़ें आती हैं, हमारा एक्सपेंडिचर भी आता है और हमारा रेवेन्यू भी आता है. जब हम लोग सिर्फ रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे तो रेवेन्यू बजट हो जाएगा, जब हम सिर्फ एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा. लेकिन अगर मैं बजट के ओवरऑल की तरीके से बात करूँ तो बजट में मेनली दोनों चीज़ें आती हैं, हमारा एक्सपेंडिचर भी आएगा एंड हमारा रेवेन्यू भी आएगा, है ना. सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि इस महीने का बजट, मेरा जो मंथली एक्सपेंस है उसका सिर्फ 20K खर्चा है हमारे पास, तो ये 20K आ भी कहाँ से रहा है, ये मेरी सैलरी से आ रहा है ना. या अगर मैं ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ, मेरा वहाँ से ही पैसा आ रहा है. तो दिस मनी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, मैं कहीं से रिसीव कर रही हूँ. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, मेरा रिसिप्ट्स भी आ रहे हैं और मेरे एक्सपेंडिचर भी आ रहे हैं. कि ठीक है, जो मैंने पैसा कमाया उसमें से 20,000 मैं कैसे खर्च करूँगी. तो 20,000 मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि यार इतना मुझे करना है, या इससे कम हो तो और अच्छी बात, लेकिन इससे ज़्यादा अगर गए तो भैया मतलब मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा जीरो है. तो बजट एक तरीके से हमारे लिए एस्टिमेशन है, परफॉर्मेंस नहीं है. क्लियर? ऑल ऑफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्लियर? अभी जो हम बजट पढ़ रहे हैं, बोल रहे हो फिजिकल ईयर, बजट हर कंपनी का बनता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, हर कंट्री का बनता है. फिलहाल अभी हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन बजट. ठीक है, सेंट्रल बजट. So the government budget is a statement of expected receipts and expected expenditure of the government that
reveals the budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth and stability. तो बेसिक एम हमारे किसी भी उसका रहता है कि कोई भी हमारा जो बजट बनेगा, वी वांट इंडिया टू ग्रो एंड वी वांट इंडिया टू बी स्टेबल, कि उसका ग्रोथ भी हो, साथ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो भी मेंटेन रहे. एंड शायद ये दोनों पॉलिसीज जो हमारे पास हैं, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो वी एम फॉर दैट वी ग्रो एज अ पर्सन एंड वी हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद इट. सो आई थिंक ये दोनों ही काफ़ी रिलेटेबल हैं, आवर लाइफ एंड द गवर्नमेंट बजट. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनियन बजट की, जो कि गवर्नमेंट प्रिपेयर करता है. दैट इज वाई यहाँ पे गवर्नमेंट बजट लिखा है. सो गवर्नमेंट बजट क्या है स्टूडेंट्स? एक स्टेटमेंट है किसका? एक्सपेक्टेड रिसिट्स का एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का. जो मैंने अभी आपको रेवेन्यू एंड रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में समझाया था कि ये हमारा एक एस्टिमेट है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल नहीं है. दैट इज वाई क्या है? एक्सपेक्टेड रिसिट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग ईयर, है ना. आने वाले साल का बजट बनता है, पुराने वाले साल का तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है ना कि कितना खर्चा हुआ. तो जो भी बजट बनता है वो आने वाले पीरियड के लिए बनता है. क्लियर? समझ गए? एंड जो हमारा बजट है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. क्लियर? फिस्कल ईयर मैंने अभी आपको बताया था 1 अप्रैल से लेके हमारा 31 मार्च तक चलता है. ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. अन्यथा सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी घबराहट के कारण हम लोग कर नहीं पाते. कब रहता है मेरा फिस्कल ईयर? अकाउंटिंग ईयर कब से रहता है? इतना अकाउंट्स का हम लोग करते हैं. कब से रहता है स्टूडेंट्स? 1 अप्रैल से रहेगा तो 31 मार्च. ठीक है, समझ गए इतनी सी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. Now, according to the Article 112 of the Indian Constitution, the central government must give an account of estimated receipts and payments to the Parliament. The receipts and the payments are presented in the estimated figures, not the actual figures in the budget. तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये एस्टिमेटेड है, मतलब अनुमान लगा रहे हम, ये कुछ भी अभी हुआ नहीं है. मैं बस अनुमान लगा रही हूँ कि हाँ मुझे मेरे 25,000 खर्च होंगे, मेरे 50,000 खर्च होंगे, अभी हुए नहीं है. ठीक है. So the budget unfolds the financial performance of the government during the past year. तो जब हम लोग एक बजट बनाते हैं तो उसका कुछ एक हम लोग कुछ बेसिस रहता है ना. जैसे कि अगर मुझे जाना है कि मुझे कहीं बर्थडे पार्टी करनी है, कि मैंने अपने दोस्त को बोला कि इधर बर्थडे पार्टी करते हैं, बढ़िया सस्ते में हो जाती है. वो बोलता है नहीं नहीं, वो तो पिछले टाइम की बात है, अब तो यहाँ पे महंगा हो गया है. तो मतलब जब भी हम कोई नई प्लानिंग करते हैं तो हम प्रीवियसली क्या हुआ है उसको गो थ्रू करते हैं. तो सिमिलरली जब मैं बजट ही बना रही हूँ तो मैं पिछले साल के बजट को एक बार एनालाइज करूंगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें आई हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं आई हैं, कि कितना खर्चा हुआ है और कितना खर्चा नहीं हुआ है. क्या इतनी बात हमें क्लियर हो गई है? फाइन. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हम लोग को एक तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा कि पहला कि पास्ट ईयर में हमने क्या खर्चा किया है, कितना मैंने बजट बनाया था, कितना बजट ऊपर गया, कितना नीचे गया, हर एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है. नाउ द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द कमिंग ईयर. प्लस हमें साथ में ये भी देखना है कि आने वाले साल के लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे हमें परफॉर्म करना है और मेरे क्या पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की. जैसे कि कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे हो गई थी कि कैसे सिचुएशन को बैक ऑन ट्रैक लेके आ पाए. बिकॉज काफ़ी सारे इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं काफ़ी सारे लोगों का सेविंग्स चला गया था. बिकॉज कितने कितने महीनों तक किसी को हॉस्पिटल रखना, उस टाइम पे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा बिल वगैरह चार्ज हो रहा था. तो काफ़ी लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई थी. और अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी चलता मनी से है. अगर पैसा होगा तभी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर हर एक चीज़ हो पाएंगी, जो कि हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं किसी भी इकोनॉमी की. सो दैट इज़ वाई पैसा का रीजनरेट होना बहुत ज़रूरी था. तो किस तरीके से लोन्स, EMIs वगैरह हर एक चीज़ को हमने रेगुलेट किया है, उसके लिए पॉलिसीज़ लेके आए, काफ़ी सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया लोगों को, सो दैट एवरीथिंग कैन बी बैक ऑन ट्रैक. तो ये क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसीज़ उस पर्टिकुलर एरिया के लिए चेंज होती रहती हैं. क्लियर? तो यही दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं आप सभी के लिए. टेक अ स्क्रीनशॉट. Done? The financial performance is an explanation of what happened during the past year. The budget's focus is more on the other part, government programs and policies for the upcoming year. ठीक है. तो जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो एक तरीके से एक्सप्लेन करता है कि पास्ट ईयर क्या हुआ है ना. अगर मैं आपके मार्क्स देखती हूँ, है ना, अगर मैं सपोज अभी हम 12th की बात करें, मैं 11th के मार्क्स देखती हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा ना तुम कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े.
सिमिलरली अगर मैं बजट जब बनाती हूँ तो मैं परफॉर्मेंस देखती हूँ पिछले साल की भी, तो उससे भी मुझे काफ़ी क्लैरिटी पता चल जाती है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि नहीं किया, गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था वो कर पाई है कि नहीं कर पाई है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। ये तो एक पार्ट हो गया बजट का। बजट का जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम फोकस करते हैं कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, आने वाले साल क्या करना है ये बताइए। तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है, द गवर्नमेंट्स प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर द अपकमिंग ईयर। सो द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द फिस्कल पॉलिसी, बिकॉज हमने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा है। मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने हमेशा बोला है मॉनेटरी में आ रहा है मनी, और मनी कहाँ जमा करते हो भाई, तुम बैंक में जमा करते हो, मतलब आरबीआई बनाता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज। एंड फिस्कल पॉलिसी को मैंने हमेशा आपको ऐसे बोला याद करने के लिए कि फिस्कल शुरू हो रहा हमारा एफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बना रही है। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, राइट। सो इसके भी दो चीजें होती है, एक होती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जो मैंने अभी आपको समझाया है ना। सो रेवेन्यू इंक्लूड करता है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स की, मेरे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा ये हम लोग एक मान के चल रहे हैं। वहीं पे एक्सपेंडिचर होता है कि भाई किधर किधर हमारा पैसा जाएगा, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। डन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। तो बजट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज एन एस्टिमेट नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। तो पहली चीज तो आई थिंक क्लियर है कि जो भी बजट है हमारा वो कोई एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक एस्टिमेट है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली। इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली का मतलब कि जब हम लोग गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो हम उसको हर साल के रूप में बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हर 2 महीने में हम उसको चेंज कर रहे हैं। प्लस इट इज प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो, गवर्नमेंट हो, लोकल हो, हर जगह का अपना एक बजट बनता है, क्लियर। एंड जो गवर्नमेंट बनाती है हम उसको सेंट्रल बजट या यूनियन बजट कहते हैं, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। सो द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो इस साल के आपको ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि कहाँ ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए, जहाँ कहाँ डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैंने बोला कि इस साल का एजेंडा मेरा ये कि एग्रीकल्चर पे खर्च करना है, तो ऑफकोर्स उसी हिसाब से मेरा बजट भी रेडी होगा। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कहीं ना कहीं वो आपके बजट में दिखेंगे, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? In India, the finance minister presents the annual budget of the government for its approval by the parliament. It is approved and then it is implemented. A budget discloses both the financial performance of the government in the last year and the government policies for the following year. Budget implants or impacts the economy through fiscal discipline and resource allocation. तो जो गवर्नमेंट में जो हमारा बजट बनता है उसको कौन पेश करता है, वो हमारा करता है फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि निर्मला सीतारमन जी उसको हर साल प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट गवर्नमेंट आई गेस से। एंड उसके अलावा बजट में हमारे पास रिसिट्स भी होते हैं, एक्सपेंडिचर भी होते हैं, एक एक्सपेंडिचर हमारे एस्टिमेट्स होते हैं। दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारे पास पास्ट परफॉर्मेंस प्लस हमारे पास आता है द अपकमिंग पॉलिसीज। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आती है जब हम लोग बजट की बात करते हैं, क्लियर। डन। नाउ वी विल गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। एक तो हमने बेसिकली देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को हम फोकस करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली जिनको हमने काम करना है। तो जब हम लोग बजट बनाते हैं ना, पहला हमारा ये रहता है
कि जो रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग रीअलोकेशन करें। रीअलोकेशन का मतलब क्या है कि उसको आप फिर से एसोसिएट करो कि कहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स मुझे लगाना है। बिकॉज जब हम लोग पास्ट, मैंने अभी आपको बताया कि बजट में मेरे पास पास्ट ईयर को भी हम लोग एक तरीके से एनालाइज करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ठीक है पास्ट ईयर में मैंने इतना रिसोर्स यहाँ पे लगाया, इतना पैसा यहाँ पे हर एक चीज़ लगाई, क्या मुझे उसका कुछ इम्पैक्ट दिखा, क्या मुझे उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिखा, इम्प्लीकेशंस दिखे, उसके बेसिस पे मैं आने वाले साल के लिए उस रिसोर्स को मुझे कहाँ अप्लाई करना है, वहीं लगाना है और डबल लगाना है, हर एक चीज़ को मुझे एनालाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो सबसे पहले बजट का यही काम होता है कि बिकॉज एक तरीके से जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द पीपल हमेशा काउंट होता है। तो हमें ये भी देखना रहता है कि जो एक इनकम और वेल्थ की वजह से जो इनइक्वालिटीज आ रही है, जो रिच एंड पुअर का बीच में जो गैप है, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और उसके गैप को थोड़ा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी फोकस ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि किस तरीके से हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। उसके बाद है हमारे पास ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, कि एज आई टोल्ड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी तो ऑफकोर्स दोनों हमारे एक इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, सो दैट इज वाई स्टेबिलिटी भी है एंड हमारे पास ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी तो डेफिनेटली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू बन चुका है ना, कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग कुछ करें इस चीज़ के लिए। सो दैट इज़ वन को देखना पड़ता है कि कितनी इस साल कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा जॉब्स निकलेंगी, कौन से कोर्स वो प्रोवाइड करने को रेडी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कौन से सिनेरियो में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वाले सिनेरियो में। देन अगेन बिकॉज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो हमारे पास होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसका भी एक तरीके से ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम है, उसमें कितना पैसा लगना, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। एंड प्लस रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें इनकम वेल्थ यानी रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है उसको कम करना है। सिमिलरली जो लोकेशन वाइज गैप आ रहा है, अर्बन रूरल इन सारी जगह पे, इसको भी हमें कहीं ना कहीं मिटिगेट करना है, पैसिफाई करना है, यानी कम करना है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Okay, so first we have is the reallocation of resources. It refers to the direction of resources from one use to the other. In India, the public and the private sectors play an essential role in the economy. However, private enterprises always aim at maximizing profits by allocating resources to those areas of production where they can earn higher returns. तो हमें पता है प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल रहता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल गोल नहीं रहता। तो उनका मेन मोटिव ये रहता है कि जहाँ से हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए वो वाले सेक्टर में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। सो देयर आर चांसेस दैट एन इंडस्ट्री लाइक एल्कोहल में नॉट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़्यादा खर्चा करेगी, राइट। सो इट रिफर्स टू द डायरेक्शन। तो रिलोकेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना रिसोर्सेज को कि कहाँ यूज़ करना है, और शिफ्ट भी तो करना रहता है। हम हर साल सिर्फ एक जगह पे फोकस नहीं कर सकते, हमें दूसरी जगहों पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्राइवेट सेक्टर में इतना नहीं रहता, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर विद देयर ऑब्जेक्टिव कि उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। So the government of a country directs the distribution of resources through its resources in order to strike a balance between the goals of profit maximization and social welfare. For example, there is the production of both necessary and luxury goods. Besides, the government can influence allocation of resources थ्रू। तो देखो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लग्जरी गुड्स भी चाहिए, तभी तो इकोनॉमी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, एंड इकोनॉमी के लिए वो भी ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ वाली गुड्स हैं उनके लिए भी हमें रिसोर्सेस रखने हैं। हमने बात करी है इसके बारे में इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में। उसमें क्लियरली हमने ये बोला है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसके लिए लोगों के पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, और जो रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें करना पड़ता है। वी विल हैव टू चूज समथिंग जो सही हो,
एक ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना पड़ता है, यानी रिसोर्सेज को कहाँ लगाएं जब इतने लिमिटेड हो। तो वैसे ही गवर्नमेंट बजट में भी रहता है कि उनके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, वो सिर्फ उसको शिफ्ट कर सकते हैं अलग अलग जगह में। याद है आप एक पीपीसी पढ़ते थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते थे, उसमें भी क्या होते थे, हम रिसोर्सेज को सिर्फ शिफ्ट कर सकते थे एंड उसी से जो हमारा पीपीसी है वो बढ़ सकता था या घट सकता था, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस मैक्रो लेवल पे लगा दिया गया है। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, ठीक है। तो आप सभी को पता है सब्सिडीज का मतलब क्या रहता है कि कोई चीज़ अगर 10 रुपये की मिल रही है तो आपको 5 रुपये मिल जाएगी, मतलब बेसिकली आपके लिए सब्सिडाइज कर दिया, उसके लिए कम कर दिया, कंसेशंस कर दिए बेसिकली। सो द गवर्नमेंट एनकरेजेस एंड डिस्कवर्स इन्वेस्टमेंट इन यूजफुल एंड हार्मफुल गुड्स रिस्पेक्टिवली बाय प्रोवाइडिंग कंसेशन, सब्सिडीज, imposing heavy taxes etc. on their production. For example, government imposes heavy taxes on producing goods that are harmful to the health, like cigarettes. Similarly, government produce subsidies for the goods which are very important and helpful to the society, like खादी। तो अगर हम खादी बना रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको बिल्कुल टैक्स कंसेशन देगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप सिगरेट्स बना रहे हो, अल्कोहलिक वाली चीज़ों में आप इंडल्ज हो, तो कहीं ना कहीं आपको हैवी टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट ने इसको किस बेसिस पे देखा कि कौन सी चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी हो, कौन सी चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक द इनिशिएटिव इन सर्टेन नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्स देम, like water supply, sanitation, etc. It is also known as allocation function, as the government attempts to provide certain goods and services which cannot be provided through the market mechanism. देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो जल्दी लोगों तक पहुंच सकती है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ दैट एज, राइट। सो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली एक तरीके से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड भी कर सकते हैं सोसाइटी को। तो ये भी उन्हें बजट में देखना पड़ता है कि कौन कौन सा सामान मुझे डायरेक्टली अपने सोसाइटी तक पहुंचाना है, कौन कौन सी चीज़ों को मुझे बनाना है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ रहे हैं सभी कि नहीं समझ रहे? ओके नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड पॉइंट हमारे पास था, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। So, economic inequalities means unequal distribution of income and wealth between different groups of a society. The government aims to reduce such inequalities through its budgetary policy. This policy places priority on the welfare of the poor, at the same time imposes heavy taxes on the rich. तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि जो एक रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो कम हो, तो इसलिए जो रिच है उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है टैक्सेस, एंड वेरियस पुअर के लिए टैक्स कंसेशंस किए गए हैं। हायर टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम अर्न्ड बाय द रिच एंड गुड्स कंज्यूम्ड बाय देम टू रिड्यूस देयर इनकम। तो उनकी इनकम थोड़ी कम हो इसलिए टैक्सेस लगाए जाते हैं, उस टैक्सेस का फायदा उठाया जाता है टू डू द वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? To increase the income of the poor, the government provides free services like education and health. For example, government provides free or subsidized rates for LPG connections and food grains to the poor. Equitable distribution is a way to achieve social justice. It is the principal objective of the welfare providing country like India. It is also as the distribution function as the government alters the income and distribution to make it fair distribution between rich and poor. Equitable का मतलब ये रहता है equity. Equity का मतलब क्या रहता है? जो जितना डिजर्व करता है according to the given circumstances. तो रिच जो डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए, जो पुअर डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो गैप है दोनों के बीच में उसको कम करने की कोशिश करी जाती है, राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ तो दोनों ही हमारे मेन मोटिव रहते हैं, बजट के, लाइफ के भी रहते हैं। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है हमारी वो अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से उसमें एक स्टेबिलिटी रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, कभी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। So economic stability refers to a situation without significant fluctuations in the price level and stability of exchange rates in economy. The government ensures economic stability in the economy using its revenue and expenditure. Stability can be achieved by protecting the economy from the effects of various trade cycles and their phases like boom, recession, depression and recovery. Budget is used as an essential policy to combat inflation and deflation in the economy. राइट तो जैसे कि इन्फ्लेशन हम सभी को पता है कि ज़्यादा महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब कि महंगाई बिल्कुल मतलब है ही नहीं, ये भी खराब है इकोनॉमी के लिए। एक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर बिल्कुल ही महंगाई नहीं रहेगी ना तो थोड़ा वो आप ये समझो, आप ये सोच रहे हो कि यार इन्फ्लेशन बुरी, एक इन्फ्लेशन एक सर्टन लेवल तक समझ आती है, उसके आगे जाए तो वो बुरा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि बिल्कुल सभी के लिए सब चीज़ अवेलेबल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं, कि रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, इसलिए थोड़ा बहुत प्राइस में चेंजेस आना ज़रूरी है, तभी थोड़ा ये डिफरेंस जो है मेंटेन रहेगा, है ना। सो दैट इज वाई, अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हम चाहते हैं कि बार बार फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए मार्केट में, एक स्टेबल तरीके से चले, वो एक अच्छा इकोनॉमी का एक तरीके से हम बोल सकते हैं फीचर है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। So under this, the government reduces its own expenditure and increases revenue to correct inflation. Surplus budget. Inflation arises when the aggregate demand is higher than the aggregate supply. ये तो हम पढ़ चुके हैं। When aggregate demand is more than aggregate supply, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन मार्केट में आ गया है। डिफ्लेशनरी गैप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। So the government increases its own expenditure and decreases revenue to correct deflation. Deficit budget. Deflation arises when the aggregate demand is lower than the aggregate supply. So the government tries to achieve economic stability by increasing investment in the economy, which results in the development and the growth. तो जो गवर्नमेंट है ना, उनको दोनों तरीके से देखना पड़ता है कि इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे कम करें, डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कम करें। ये दोनों क्या होता है, ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाले कर्व में पढ़ चुके हैं। बाकी डिटेल में अभी और पढ़ेंगे कैसे इन्फ्लेशन और रिसेशन वाले पीरियड्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू फिस्कल पॉलिसीज। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। Fourth we have is the growth of an economy. The growth of a country depends upon the rate of savings and investment. This will further promote capital formation and production levels, resulting in raising the country's national income. The government makes various policies and provisions through its budgetary policy to enhance savings and investment in the economy. This is done by providing various tax rebates and other incentives for the productive ventures. The government spends on essential services and facilitates to have a solid infrastructure base for the economy like health, education, housing and transport, so that the level of production rises in both the private sector and the public sector. तो क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी है एंड वी हैव पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों को ही मेंटेन करना हमारा काम है। तो जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी की, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा तो पब्लिक सेक्टर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोथ द सेक्टर्स हैव टू वर्क टुगेदर। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कि पूरा का पूरा बोझा किस पे डाल दिया गया था, पब्लिक सेक्टर पर डाल दिया गया था। एंड जब पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाया तो इंडिया की इकोनॉमी हो गई ठप। तो ये सिचुएशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों अच्छे से कहीं ना कहीं वर्क करें। तो जो भी पॉलिसीज बना रही हैं उनको ये भी देखना पड़ेगा कितना टैक्स लग रहा है, कितना हमारा सर्विस टैक्स है, किस तरीके से हमारे वेंचर्स होने वाले हैं। प्रोडक्टिव वेंचर्स मतलब कैसे आप और पैसा आगे जनरेट कर सकते हो, कैसे और काम मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
So the budgetary policy focuses on employment generation through investment in public enterprises. Under these, various schemes like MREGA are initiated to generate employment among poor people and reduce the problem of poverty. देखो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लेके आती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा उनकी जॉब्स वगैरह निकले, या पुअर के लिए वो कोर्सेज वगैरह निकले जहाँ पे वो 100 दिन का, अगर आपको पता है 100 डेज पॉलिसीज, 100 डे पॉलिसी क्या होती है जो हमारे इसके अंडर ही आती है। इसमें क्लियरली ये है कि 100 दिन तक का आपको काम देना है, और उसके बाद आप खुद से जब आप थोड़ा काम सीखोगे तो आपको और काम आगे जाके खुद ढूंढना पड़ेगा, और आपको मिलेगा भी क्योंकि आप वो चीज़ सीख गए हो। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेके आई गई ताकि पॉवर्टी को रिमूव कर पाएं और ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिले। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बिकॉज हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब्स का पूरा पैसा, उसका पूरा मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से ही हो रहा है, वहीं के फाइनेंस से भी हो रहा है। सो दैट इज़ वाई किस तरीके से पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना है, ये भी हमारे लिए एक मेजर कंसर्न हो जाता है। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, एंड द मेन एम ऑफ दीज एंटरप्राइजेस इज टू प्रमोट द पब्लिक्स वेलफेयर. The budget is prepared to manage these enterprises and provide financial help. Clear? समझ गए इस चीज़ को? So all of you take a screenshot. Seventh we have is reducing regional disparities. To remove regional disparities, the government encourages the setting up of production units in economically backward regions. क्योंकि हमने पहले भी बात करी कि जब भी लाइसेंसिंग सिस्टम भी हमारे पास था, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यही फोकस करती थी कि आप बैकवर्ड रीजन्स में आप लगाओ इंडस्ट्रीज। आज भी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, सब्सिडीज, टैक्स कंसेशंस देती है उन कंपनी को जो बैकवर्ड एरियाज में जाके अपने यूनिट को सेटअप करते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ के लोगों से आप मिलते हो, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, एक रीजनल डिस्पैरिटी कम होना शुरू होती है। सो दैट इज़ वाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि मेन एरिया, सिटी एरिया को छोड़ के आप ऐसे एरियाज में जाके इंडस्ट्रीज वगैरह को सेटअप करें, तो आपको भी एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी, बाकी आपको रिसोर्सेज भी चीपली अवेलेबल मिल जाएंगे, राइट। सो टू remove regional disparities, the government encourages the setting up of production units in economically backward regions, and the various types of tax concessions are offered to production units to take such initiatives. मैंने अभी आपको समझाया कि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेशन कंसेशंस वगैरह भी देती है, राइट, एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज टू द एनकरेज प्रोडक्शन यूनिट्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल बैलेंस ग्रोथ। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत अच्छे से सब्सिडीज ही प्रोवाइड करती है, एनकरेज भी करती है कि आप ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं सेटअप करो जहाँ पे लोगों को फायदा हो, इकोनॉमी भी ग्रो करे और आपकी कंपनी भी ग्रो करे, राइट। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Now students, we are going to study the components and the structure of a budget. Very, very important. So first of all, take a screenshot of this one, and then we are going to continue with the components of the budget. Fine students, तो जब हम लोग components की बात करते हैं, यानी जो बजट है हमारा, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा तो आई विल मेक अ सिमिलर हियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बजट है। मैंने अभी आपको, जब मैं आपको चैप्टर वो भी समझा रही थी, या मैं जब आपको स्टार्टिंग में भी बताया, मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि जो ये हमारा बजट है, इसके दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल, ठीक है। क्या होता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब सभी को पता है कि जो हमारे पास पैसा जहाँ से आता है, दैट इज रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब एक्सपेंडिचर नहीं, लेकिन कैपिटल आप एक ये बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप जो करता है ना गवर्नमेंट, जैसे कि अगर मैं कोई लैंड परचेज कर रही हूँ, वैसे गवर्नमेंट अगर कोई लोन ले रही है या कोई एक फ्लाईओवर बना रही है, तो एक तरीके से उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल में आता है। अभी और समझेंगे डिटेल में हर एक कंपोनेंट को, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सो डू नॉट वरी। तो एक मेरे पास क्या होता है, जो बजट है वो एक रेवेन्यू और कैपिटल में डिवाइडेड रहता है। अब सेम इस रेवेन्यू का भी अपना खुद का बजट होता है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आते हैं, अब दो चीज़ें आती हैं, एक होता है रिसिप्ट्स और एक होते हैं एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू के अंदर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स,
ठीक है, ये हमारा फिर से रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्लियर हो गया। सिमिलरली कैपिटल में भी हमारे पास दो चीजें आती हैं, कैपिटल एक तरीके से रिसिप्ट्स हो गया और एक हमारे पास हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अभी एक एक करके विल डिस्कस वन वन पॉइंट्स, डू नॉट वरी। लेकिन ये वाला आपने लिख लिया है, नहीं लिखा हो तो आप जल्दी लिख लो, बिकॉज अगर ये आपको जो पूरा पिक्चर है क्लियर नहीं है तो मैंने वहाँ पे लिख दिया आपकी एक तरीके से फॉर योर कन्वीनियंस, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का, डन, समझ गए? ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रेवेन्यू बजट। So the revenue budget includes the revenue aspects of the government budget, and this budget shows the current receipts of the government and the expenditure that can be met from these receipts. तो जब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है एक तरीके से, what do you understand by it? पहले मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आपने कितना पैसा रिसीव किया है, करंट रिसीट्स, राइट, एंड द एक्सपेंडिचर दैट कैन बी मेड फ्रॉम दीज रिसीट्स। तो हम लोग जब रेवेन्यू बजट की हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो मेरा बजट होता है, एक होता है, ठीक है, उसमें एक हमारे पास क्या है, रेवेन्यू बजट, ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास क्या होता है एक तरीके से माय कैपिटल बजट। तो जब हम कैपिटल बजट की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू एक तरीके से होता है कि मेरे पास कहाँ से पैसा आया, रेवेन्यू वो होता है। तो जो पैसा आया वो तो ठीक है कि करंट रिसिप्ट्स आपके पास आए, लेकिन आपके पास जो पैसा आया आपने उसको खर्च कैसे किया, वो किस में आता है मेरे पास, एक्सपेंडिचर्स में। तो जब मैं रिसिप्ट्स की बात कर रही हूँ ना, तो इस रिसिप्ट्स में से जो पैसा आया उसको मैंने कहाँ खर्च किया, ये भी मेरा रेवेन्यू बजट में ही आता है, राइट। सो रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे सिमिलर वाले, कि फिस्कल ईयर सेम रहेगा, ठीक है, बजट सेम रहेगा, बीच बीच में हमारी टर्मिनोलॉजीज बदल जाएंगी। तो ये वाले जो ऐसे स्टेटमेंट्स आपको थ्रू आउट द चैप्टर जो देखने को मिलेंगे, इनको स्किप नहीं करना, अच्छे से नोट कर लो। तो जब मैं बात करती हूँ व्हाट इज अ रेवेन्यू बजट, सो रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, कि जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि जो मेरे पास रेवेन्यू आया है उसमें से मैंने कितना खर्चा करना है, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर ईयर में जो होने वाली हैं, एस्टिमेट्स हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, वो क्या होता है मेरे पास, रेवेन्यू बजट। सो रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ your estimated revenue receipts and the expenditures during the fiscal year. Clear? So it describes how the revenue is generated, that is collected by the government, and how it is distributed among the various heads of expenditure. तो एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया भाई, और उस पैसे को हमने कहाँ लगाया। इससे ज़्यादा सिंपल हम आपको बता नहीं पाएंगे, यानी कहाँ से हमारे पास पैसा आया, उसको हमने कैसे यूटिलाइज किया है विद इन ईयर, फिस्कल ईयर, वो हमारा कहाँ पे आता है, रेवेन्यू बजट में आता है। क्या इतनी चीज़ हमें क्लियर हुई? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। तो हम लोग क्या देखते हैं, फ्रॉम वेयर कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिसिप्ट्स। क्लियर? समझ रहे हैं इस चीज को? डन? अब जो हमारे पास रेवेन्यू बजट है, इसके भी दो चीजें हमने बताई थी आपको, क्योंकि रेवेन्यू की बात हो रही तो एक हो जाएगा हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स,
और एक हो जाएगा मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो जो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, so the revenue receipts are those estimated reserves of the government during the fiscal year which do not affect the assets or the liabilities or the status of the government. The government receives it every day. तो ये हमारा जो रेवेन्यू रहता है ना, ये रिकरिंग इन नेचर रहता है। रिकरिंग मतलब जो बार बार रेगुलरली हो रहा है। क्या हो रहा है? रेगुलरली हो रहा है। सो ऑल ऑफ यू फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। आपको याद रखना है कि जब भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है, या रेवेन्यू बजट के बारे में पढ़ते हैं, रेवेन्यू बजट ना हमारी लाइबिलिटी या असेट दोनों को बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारे स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है विच डू नॉट अफेक्ट द असेट्स एंड द लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ये भी क्या है हमारे पास, विच डू नॉट अफेक्ट द असेट्स एंड द लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। देखो हमारे भी लाइफ में डे टू डे जो खर्चे होते हैं उससे हमारी कोई असेट या लाइबिलिटी ऐसी ज़्यादा नहीं बनती, राशन वगैरह जो आप लेके आ रहे हो। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई ज़मीन खरीदनी है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, तो मेरे असेट भी बदल रहे हैं कि मेरे पास एक ज़मीन आ गई, लेकिन लाइबिलिटी भी है कि मुझे लोन चुकाना है। तो जब हम लोग कैपिटल वाली चीज़ों को खर्चा करते हैं ना, तो उसमें चेंजेस आते हैं, या तो लाइबिलिटी बनती है या असेट बनता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपके ना असेट्स ना लाइबिलिटीज दोनों पे ऐसा कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है गवर्नमेंट के। ये कौन सी चीज़ है? रिकरिंग नेचर है, डेली यूज़ के लिए जो हमारे पास पैसा आता जाता रहता है। हमने क्या, इसलिए तुमने करंट एस्टिमेट्स के बारे में बात करा था। करंट यानी आप सभी को पता है, करंट असेट्स पता है, यानी विद इन द ईयर वाली चीज़ें, तो ये भी रिकरिंग इन नेचर है। अब सपोज जो मैं फ्लाईओवर बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, तो वो 1 साल में तो बनेगा नहीं, 3-4 साल में बनता है। अगर मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा कोई, नहीं तो 2 साल में बन रहा है, तो 2 बार आएगा ना यूनियन बजट में, बिकॉज मैंने उसको पिछले साल ही बनाया और इस साल भी उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वो कैपिटल वाली चीज़ है, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म असेट है। लेकिन जब मैं ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ एवरीडे वाली चीज़ों की, रिकरिंग नेचर, जो बार बार हर रोज मुझे करना पड़ रहा है। सो दैट इज वाई इन सारी चीज़ों से ना असेट बन रहा है ना लाइबिलिटी कुछ बन रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमारा काम चलना चाहिए। वहीं पे जब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एस्टिमेट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर विच डू नॉट अफेक्ट द असेट्स और द लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं असेट और लाइबिलिटीज बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते गवर्नमेंट की। कितनी समझ आया? दोनों में ही असेट या लाइबिलिटी की कोई बात नहीं हुई है गवर्नमेंट की। ये रिकरिंग इन नेचर है, एवरीडे यूज के लिए जो हमें पैसा लगता है उसकी बात हो रही है। क्लियर? हमने किसके अंदर पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू बजट के अंदर। सो रेवेन्यू बजट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दोनों ही ना तो कुछ लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ना कुछ असेट्स क्रिएट करते हैं। कितना हमें क्लियर हो गया? ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन नाउ। नेक्स्ट है मेरे पास कैपिटल बजट, right? So the capital budget includes the capital aspects of the government budget. It is an account of assets and liabilities of the central government which considers changes in capital, right? तो क्योंकि जब मैं कैपिटल बजट की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये चेंज लेके आएगा, बिकॉज मैं एक तरीके से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह देख रही हूँ, एक तरीके से फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरी असेट एंड लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगा। So that is why it is account as an asset and a liability of the central government which consists changes in capital. This budget shows the capital receipts of the government and the expenditure that can be met from these receipts. कि capital मेरे पास क्या क्या receipts आ रहे हैं, है ना, लॉन्ग टर्म वाले क्या क्या मेरे पास receipts आ रहे हैं, उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। रेवेन्यू वाले में डे टू डे वाली चीज़ें आ रही हैं, कैपिटल में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आ रही हैं। So capital budget is a statement of estimated capital receipts and expenditure during the fiscal year. Again this is very important. क्या होता है कैपिटल बजट? क्या है? एक स्टेटमेंट है किसका? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का, जो आप एक साल भर में करते हो। सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी पड़ी थी क्या? हमारा जो रेवेन्यू बजट इज एन एस्टिमेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो मैंने क्या बोला था? टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी, बस आपका नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम है कि ये बजट क्या होता है, जहाँ पे एक तरीके से हम देखना चाह रहे हैं इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें ध्यान रखनी है। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल बजट की,
ठीक है, तो जब हम कैपिटल बजट की बात करते हैं इसमें भी हमारे पास दो सिनेरियोज आते हैं। एक है मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का। Clear? Got it? Take a screenshot now. Done? Now, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटल बजट में भी जैसे रेवेन्यू बजट में था दो चीज़ें आई थी, इसमें भी दो चीज़ें आएंगी, एक रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि रेवेन्यू वाले बजट में हम लोग ना कोई ऐसी कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ना असेट क्रिएट करते हैं, बिकॉज वो रिकरिंग नेचर है, रोज़मर्रा के हमारे खर्चे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल में, यहाँ पे बिल्कुल फर्क दिखेगा हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में, राइट। सो कैपिटल रिसीट्स आर दोज एस्टिमेट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर विच रिड्यूस फाइनेंशियल असेट्स और क्रिएट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। या तो हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल असेट्स कम होंगे या हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगी, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज वाले सिनेरियो में जब भी हम कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग फंड्स थ्रू बोरोइंग्स, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड सेलिंग असेट्स। सेकेंड है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट during the fiscal year which results in the formation of physical or financial assets or the reduction in the financial liabilities. It includes acquisition of machinery and equipment, investment in shares and advances by the central government. Clear? समझ गए इस चीज़ को? टेक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। राइट, अब देखो दोनों में जो हमें डिफरेंस समझने की ज़रूरत है, जैसे कि इस वाले सिनेरियो में जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्या हो रहा था, इट डज नॉट अफेक्ट असेट्स ऑफ द लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। वहीं पे यहाँ पे भी क्या हो रहा था, जब हम लोग रेवेन्यू की बात कर रहे थे, इट डज नॉट अफेक्ट द असेट्स एंड द लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब हम लोग रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे ना, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स हमारे कैपिटल बजट वाले सिनेरियो में, अगर कैपिटल रिसीट्स की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे सभी, ठीक है, फिस्कल ईयर तक सेम है, विल रिड्यूस द फाइनेंशियल असेट्स को रिड्यूस करेगा एंड क्रिएट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन वगैरह लिया है ना, कोई बोरोइंग्स वगैरह करे, अपने असेट्स को बेच दिया, तो असेट्स तो कम हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो लाइबिलिटीज हैं वो भी क्रिएट होंगी अगर मैं कोई एक नया लोन ले रही हूँ, राइट। सो दैट इज वाई जब हम लोग कैपिटल रिसिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आपके जो फाइनेंशियल असेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे या तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? सिमिलरली नीचे वाली सिचुएशन में हमें क्या गिवन है, जहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर है, या तो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ जाएंगे या तो रिडक्शन हो जाएगा किसमें, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में। क्योंकि एक्सपेंडिचर है, अगर मैं एक रेलवे ट्रैक को डेवलपमेंट करने की बात करी तो मेरे लिए खर्चा जरूर है, इट इज एन एक्सपेंडिचर, लेकिन क्या होगा, वो मेरे असेट्स को बढ़ा देगा। अगर मैं खर्चा करूंगा, अगर मुझे कोई ज़मीन चाहिए मैं खर्चा ज़रूर करूंगी, लेकिन मेरी ज़मीन तो मेरी हो जाएगी ना, तो एक तो तरीके से मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। सो दैट इज़ वाई जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की वजह से हमेशा मेरे असेट्स बढ़ते हैं और मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग रिसिट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे फाइनेंशियल असेट्स कम हो जाते हैं, बिकॉज मुझे पैसा चुकाने के लिए कई बार अपने असेट्स को सेल करना पड़ता है और मेरी लाइबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स का हमें ज़रूर ध्यान रखना है, बाकी डिटेल में हम इसको अभी पढ़ने भी वाले हैं, so do not worry about it. एक बार में समझ नहीं आएगा, it's budget है ना, it's a complex thing to understand in one go. Done? So it can be concluded that the budget is an annual statement of the government's estimated revenue and expenditure for a fiscal year. तो बजट क्या हो सकता है, एक तरीके से मेरे लिए एस्टिमेट है कि कितना रेवेन्यू आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। The government budget is a statement of government income and expenditure. Much like your family budget, it is all about what you earn and how you spend it. So the government has to get approval for the budget from the parliament. It plays a very vital role in the stabilization of a country. Clear? Take a screenshot.
पहले जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, इसको जरूर अच्छे से गो थ्रू कर लेना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हम देख रहे हैं भाई हमारा कितना खर्चा हुआ है, दैट इज एक्सपेंडिचर, एंड कितना हमारे पास पैसा है, दैट इज योर रेवेन्यू। क्लियर? गॉट इट स्टूडेंट्स? क्या हम आगे बढ़े? आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन जहाँ में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। अभी कंपोनेंट्स ऑफ बजट का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब एक एक करके पहले हम लोग पूरा बजट रिसिप्ट समझेंगे, फिर बजट एक्सपेंडिचर की तरफ भी जाएंगे, तो हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे हम। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी हमने सिर्फ आपका एक बेस रेडी किया है कि ये हमें पढ़ना है। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बस स्टार्टिंग है, पहला सेशन है आज का, राइट। तो बिल्कुल आपको बने रहना टिल एंड, वरना चैप्टर अगर आपने बीच में छोड़ा ना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आएगी। ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है, आप इसको रट के मार के नहीं जा सकते कि रट्टा मार लो पास हो जाएंगे। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सो दैट इज वाई हो सकता है कि एक बार में आपको समझना है वीडियो, एक बार में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो गो थ्रू इट वन और ट्वाइस, है ना, वंस और ट्वाइस, सो दैट यू गेट अ फुल ओवरव्यू ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अदरवाइज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है एक पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर हिंदी मीडियम एज वेल एज फॉर योर इंग्लिश मीडियम चैनल। इंग्लिश मीडियम में हम लोग सीबीएसई का कोर्स कंप्लीट कराते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज योर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेसिफिक कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, एंड उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं और भी जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पे हमें फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।